की ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए, हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। क्लियर? देखिए, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इंपल्स और मोमेंटम के दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब यहां पर देखिए, चर्चा हम करेंगे हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले मैं चाहूंगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम यहां पर बात कर लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की। यहां पर हम बात कर रहे हैं गाइस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है कि किसी भी सिस्टम का, सिस्टम या किसी पार्टिकल का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट, सिस्टम का मतलब होता है मोर देन या कॉम्बिनेशन ऑफ एन पार्टिकल्स। तो किसी भी पार्टिकल का या किसी भी सिस्टम का जो कंप्लीट ओवरऑल मोमेंटम होता है वो किस कंडीशन में कांस्टेंट रहता है? जब उस पर्टिकुलर सिस्टम या पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना कर रहा हो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ओवरऑल सिस्टम और पार्टिकल इज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए किस तरह से इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। In the absence of any external force, in the absence of any external force, the overall linear momentum of the whole system remains constant, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा हो, वर्क ना कर रहा हो, तो उस पूरे सिस्टम का जो ओवरऑल लीनियर मोमेंटम होगा गाइस, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? देखिए इसको आइए समझते हैं कैसे। नाउ सपोज मैं मान लेता हूं कि यहां पर दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है m1 मास का, जो कि किसके साथ चल रहा है? कुछ v1 वेलोसिटी के साथ। और दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, जो कि कहां चल रहा है? v2 वेलोसिटी के साथ। और ये दोनों पार्टिकल्स, ठीक है, ज्वाइंट होकर के क्या कर रहे हैं? ये एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिस्टम। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो P1 होगा और इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? P2। तो मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम, पूरे कंप्लीट सिस्टम का जो मोमेंटम होगा P1, उसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2। इस पूरे सिस्टम को आप क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2। अगर आप इस पूरे सिस्टम के मोमेंटम को P लिखते हैं तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के सेकेंड लॉ से F इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? dp बाय dt। F इज इक्वल्स टू क्या होता है? dp बाय dt। और ये जो F है ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या? इस सिस्टम पर लगने वाला बाहर ये, ठीक है, फोर्स, कोई बाहर से लगाया जाने वाला फोर्स। इफ अगर आपका F एक्सटर्नल क्या हो? जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। मतलब आपके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर या इन दोनों ऑब्जेक्ट से बनने वाले सिस्टम पर, पूरा इसको सिस्टम ही मान के चलते हैं, इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या हो?
जीरो होगा, इस क्या हो, जीरो हो। तो यहां पर देखिए इस वैल्यू को अगर मैं जीरो पुट करूं तो dp अपॉन dt का जो डिफरेंशिएशन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब वो टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट। वो टर्म क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब यहां पर पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा गाइस। पूरे कंप्लीट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, आई होप। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो P कांस्टेंट, इसका मतलब P1 प्लस P2 भी कांस्टेंट। इसे कहा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देख लीजिए, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए देखिए, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके पास में आता है वो आता है रिकॉइल। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब होता है कि देखिए यहां पर आपके पास में एक गन है, इस तरह से सपोज कर लीजिए एक गन है आपके पास। उस गन के अंदर एक बुलेट है। क्या है, बुलेट। गन का मास कैपिटल एम है, बुलेट का मास स्मॉल एम है। तो गन और बुलेट दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जो होगा गाइस, क्या वो जीरो होगा? क्योंकि दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों के अपने अपने मोमेंटम भी क्या होंगे, जीरो होंगे। और टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या होगा, जीरो होगा। अब हमने क्या किया, फायर किया गन को एट द टाइम ऑफ फायर। हमने यहां पर गन को क्या किया, फायर किया एट द टाइम ऑफ फायर। जब हम गन को फायर करते हैं तो देखिए क्या होता है, जब आप गन को फायर करते हैं तो आपकी जो बुलेट है इस तरह से बुलेट जो है, ये m मास की बुलेट कुछ v1 वेलोसिटी से कहां जाती है, आगे जाती है। और अगर ये आगे जाती है तो ये m मास की जो गन है आपकी, ये v2 वेलोसिटी से कहां जाएगी, पीछे जाएगी। क्यों जाएगी, टू कंजर्व द ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर अप्लाई नहीं हुआ है। फायरिंग ऑफ अ बुलेट, बुलेट को फायर करने का जो प्रोसेस होता है वो इंटरनल रिएक्शन की वजह से होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो मैंने क्या कहा आपको, इनका ओवरऑल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इनका ओवरऑल मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम
बिफोर फायर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायर। क्योंकि अगर मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं है तो फायर करने से पहले टोटल ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम क्या था, 0। तो फायर करने के बाद में भी ओवरऑल टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो इसका मतलब वो कैसे होगा, देखिए फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम 0 था बेटा, तो फायर करने के बाद टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1 प्लस mv2। इसको इस तरह से लिख दें, ये आपका मोमेंटम हो गया बुलेट का और ये मोमेंटम हो गया गन का। तो इन दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए चलिए, मतलब P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल सम, ठीक है, बिफोर और आफ्टर बिफोर तो क्या था, ओवरऑल मोमेंटम 0 था, और आफ्टर मोमेंटम जो भी होगा लेकिन वो किसके इक्वल होगा, 0 के ही इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यहां से अगर MP1 की बात करें तो ये हो जाएगा MV1, और P2 की बात करें तो ये होगा MV2। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो यहां से मैं कह सकता हूं MV1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ MV2। MV1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ MV2। मतलब जिस मोमेंटम के साथ बुलेट आगे जाती है उसी सेम मोमेंटम के साथ आपकी गन जो है वो पीछे लौट करके आएगी, रिकॉइल हो जाएगी। कहने का मतलब आपकी गन अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सिस्टम पर, 0 हो, तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहने की वजह से क्या होगा, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उसी सेम मोमेंटम से आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। तो यहां पर रिकॉइल वेलोसिटी अगर हमें देखनी हो किसकी, गन की, तो V2 क्या हो जाएगा, माइनस M V1 अपॉन कैपिटल M। क्या यहां से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। M क्या है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अपॉन कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन। यहां से आपको मिलेगी गाइस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इज इट क्लियर। तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, क्या, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब का एक्सप्लोजन। मान लीजिए ये आपका बॉम्ब है, ये क्या है, बॉम्ब। अभी ये रेस्ट पर है, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है, तो इस पूरे बॉम्ब का जो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम है ये क्या होगा, 0 होगा। नाउ अब ये बॉम्ब कुछ देर बाद में क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है। क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है गाइस। और ये एक्सप्लोड कर जाएगा तो ये कुछ M1 M2 और M3 तीन पार्टिकल्स में क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। जहां इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2 और इसकी वेलोसिटी V3 हो जाती है। बात समझ में आई। तो यहां पर ओवरऑल मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर। तो क्योंकि अगेन यहां पर भी जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है वो किसकी वजह से होता है, इंटरनल रिएक्शंस की वजह से होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। एक्सप्लोजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं होता। ये आपका पूरा क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन में ये क्या है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये बॉम्ब 3 पार्ट्स में क्या हो चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है। तो नेट मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा ये, तो F एक्सटर्नल यहां पर भी इस केस में भी अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर explosion is equals to momentum after explosion। momentum after explosion। now before explosion momentum क्या था, 0, और after explosion momentum क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। जितने भी पार्टिकल्स में ये क्या हुआ है, ठीक है, डिवाइड हुआ है, उन सभी के मोमेंटम को आप सम करेंगे और किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। देयरफॉर
देयरफॉर यहां पर P1 प्लस P2 का सम जो होगा वो माइनस ऑफ P3 के इक्वल बन जाएगा। P1 P2 का सम अगर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ P3 के इक्वल बन जाएगा। इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम अगर वेक्टरली सम कर दिया जाए तो थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम सेम उसी मैग्नीट्यूड का होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आफ्टर एक्सप्लोजन आपका M1 पार्टिकल, ठीक है, और M2 पार्टिकल V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलरली, ठीक है, एग्जिट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो आपका जो थर्ड पार्टिकल होगा वो, ठीक है, कहां आएगा, वो V3 वेलोसिटी के साथ में इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा गाइस, क्योंकि इसका मोमेंटम है P1, इसका मोमेंटम है P2, तो इन दोनों का नेट मोमेंटम जो होगा वो कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, P1 प्लस P2। तो P3 मोमेंटम कहां होना चाहिए, इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। बात समझ में आ रही है? इसे हम बोलते हैं एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। ये भी आपके कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही रिलाय करता है। देख लीजिए, क्लियर? चलिए, तो ये हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। इट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन गाइज, अगर हम इसकी बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, इफ सम force applied to any body, if some force is applied to any body, then another body also exert equal amount of force but in opposite direction, क्या मतलब है इसका? एक्शन रिएक्शन लॉ। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक बॉडी है आपकी A और दूसरी बॉडी है B। अगर हम इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो A बॉडी जो है वो B पर एक फोर्स लगा रही है जिसको हमने बोला B इंटू A, इसको कहते हैं एक्शन फोर्स। तो एट द सेम टाइम ये B बॉडी भी क्या करेगी, A बॉडी पर फोर्स लगाएगी FAB। क्लियर? और यहां पर FAB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस ऑफ FBA के इक्वल हो जाएगा। FAB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस ऑफ FBA के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर FAB और FBA का जो सम होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। FAB और FBA का जो सम होता है गाइस वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। क्लियर? मतलब दो बॉडीज आपस में अगर कांटेक्ट में हैं और वो स्टेशनरी हैं, इसका मतलब जितना फोर्स इस बॉडी ने इस बॉडी पर लगाया है उतना ही फोर्स ये बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाएगी, सेम मैग्नीट्यूड का बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स जो होगा वो बॉडीज पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। क्लियर? 0 हो जाता है। अगर नेट फोर्स 0 ना हो और बॉडी क्या कर रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर ये इन दोनों का सम जो होगा वो आपके पास में कुछ m इंटू a की फॉर्मेट में आएगा, अगर ये दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में ना हो तो। इसे हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो
एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन के थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम यहां पर देखें तो जैसे कि पहला, बुक ऑन अ टेबल। बुक ऑन अ टेबल, टेबल पर अगर हम एक बुक रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी टेबल है, इस टेबल पर हमने क्या किया, एक बुक रखी इस तरह से। तो ये बुक क्या करती है, ये बुक ग्रेविटी की वजह से अपने वेट के इक्वल mg फोर्स लगाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप W कह सकते हैं, विच इज अ वेट ऑफ अ बुक। ये बुक क्या कर रही है, अपने वेट के इक्वल फोर्स लगा रही है इस किस पर, डेस्क पर। क्लियर? तो डेस्क जो होगी, ये डेस्क, इसको स्टेशनरी रखने के लिए वापस क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स देगी इस बुक को। बुक को क्या देगी, वापस एक रिएक्शन फोर्स देगी। इस रिएक्शन फोर्स को हम R बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ये आपका एक्शन फोर्स हो गया बाय द बुक, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया बाय द टेबल। और यहां पर देखा जाए तो R की वैल्यू जो होगी गाइस, वो W के इक्वल ही होती है। R की वैल्यू किसके इक्वल होती है, W के इक्वल ही होती है, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और R का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो W के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। W जो है वो यहां पर आपका mg है, तो R जो है वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। और R माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो होने का मतलब क्या है, दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और आपकी जो बुक है वो टेबल पर पड़ी रहेगी। क्लियर? इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, पॉइंट टू रिमेंबर, क्या एक्शन एंड रिएक्शन आर पेयर ऑफ फोर्सेस always applies on different bodies, always applies on different bodies। एक्शन रिएक्शन जो है ये फोर्सेस के पेयर हैं जो हमेशा किस किस पर क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। माने mg फोर्स किस पे लग रहा है, टेबल पर, तो रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा, बुक पर। ध्यान रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। क्लियर? ठीक है, डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होता है। यहां पर ये बॉडी आपकी m1 है और ये बॉडी m2 है, m2 है। अगर ये इस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है तो ये वापस इस पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा R2। तो R1 जो है वो किस पर लगेगा, m2 पर, तो R2 किस पर लगेगा गाइस, सॉरी एक मिनट, m1 है ये, दोबारा लिख लेते हैं इसको, ये है आपका m1। ये क्या कर रहा है, एक्शन फोर्स दे रहा है R1 m2 को, तो m2 भी एक रिएक्शन फोर्स देगा R2 किसे, m1 को। अगर इसका FBD बनाए हम, क्या बनाए, FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें हर ऑब्जेक्ट को सेपरेटली ट्रीट करना होता है और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को अलग से बताना होता है। तो देखिए क्या होगा यहां पर, फ्री बॉडी डायग्राम की अगर हम बात करें तो m1 पर एक क्या लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1g, ऊपर इसको मिल रहा है R1, और इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है R2। और m2 की बात करें तो m2 पर एक फोर्स लग रहा है नीचे m2g, और इसको भी एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है R2, और एक रिएक्शन फोर्स यहां मिल रहा है R1। इस तरह से, क्लियर है, दोनों पर इस तरह से फोर्सेस लगेंगे। तो R1 इधर, R2 इधर, देख रहे हो आप, ये क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है आपका, एक्शन रिएक्शन पेयर, जो कि हमेशा कहां एक्ट होता है, डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होता है। कहां एक्ट होता है गाइस, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होता है, देख सकते हैं आप। तो ये हो जाता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे इंपॉर्टेंट।
एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो आती है आपके पास वो आती है apparent weight of a person in a lift। apparent weight of a person in a lift, किसी लिफ्ट में पर्सन का वेट क्या अपियर होता है हमें। apparent का मतलब होता है अपियर, क्या अपियर होता है हमें उसकी बात करेंगे। देखिए ये आपकी लिफ्ट है, क्लियर। इसमें अगर कोई पर्सन यहां पर स्टैंड है और इसको एक वेइंग मशीन पर रखा गया है, किस पर रखा गया है, वेइंग मशीन पर। तो ये वेइंग मशीन पर क्या करता है, अपने वेट W इज इक्वल टू mg के इक्वल एक एक्शन फोर्स लगाता है। तो जो वेइंग मशीन है इसको स्टेबल करने के लिए क्या करती है, पर्सन पर दोबारा एक रिएक्शन फोर्स देती है, पर्सन पर दोबारा एक रिएक्शन फोर्स देती है। वेइंग मशीन हमेशा आपको क्या मेजर करके देती है, वेइंग मशीन, ध्यान रखिएगा गाइस, वेइंग मशीन ऑलवेज, ठीक है, मेजर्स रिएक्शन फोर्स। वेइंग मशीन हमेशा क्या मेजर करती है, रिएक्शन फोर्स मेजर करती है। वो रिएक्शन मेजर करके आपको बताती है जो उस पर रखी गई बॉडी को बैलेंस करने के लिए, स्टैटिक करने के लिए उसे अप्लाई करना पड़ रहा है, बैलेंस करने के लिए और स्टैटिक करने के लिए उसे अप्लाई करना पड़ रहा है। उस रिएक्शन फोर्स को वो मेजर करके आपको देती है। क्लियर, रिएक्शन फोर्स। नाउ तो अब अगर मैं बात करूं इसके डिफरेंट केसेस पर, तो पहला केस मैं देख रहा हूं व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी। अगर आपकी लिफ्ट कैसी हो, स्टेशनरी हो, स्टैटिक हो, अपनी ही जगह पर रुकी हुई हो गाइस, तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपकी लिफ्ट स्टेशनरी है इसका मतलब ये आपकी लिफ्ट हो गई, इसमें बैठा ये क्या हो गया, पर्सन हो गया। लिफ्ट स्टेशनरी है मतलब वेलोसिटी क्या है, 0। इसका नीचे जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, ऊपर इसको रिएक्शन दिया जा रहा है r। तो अब अगर हम इस पर फोर्स की कैलकुलेशन करें तो यहाँ mg जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, r के इक्वल ही हो रहा है। और मैंने आपको क्या कहा कि वेइंग मशीन जो है वो आपको क्या मेजर करके देगी, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स यहां पर आपको क्या मिलेगा, mg ही मिलेगा। mg आपका क्या है, एक्चुअल वेट। तो यहां पर अपेरेंट वेट जैसी कोई चीज नहीं मिलती आपको, यहां पर आपको आपका अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल ही मिलता है। यहां पर आपको आपका अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल ही मिलता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स एक्चुअल वेट ही मेजर करेगा mg के इक्वल, और आपको वो आपका एक्चुअल वेट शो करके देगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी गाइस। सेकंड क्या है, व्हेन लिफ्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपकी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, आइदर इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, नीचे तो फोर्स mg लग ही रहा है, ऊपर फोर्स r लग रहा है। सपोज कर लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब क्योंकि लिफ्ट मूव कर रही है तो आपका नेट फोर्स जो है वो यहां पर 0 नहीं होगा, नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन बनाता हूं, नेट फोर्स ऑन अ पर्सन, नेट फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे तो ऊपर जा रही है बॉडी तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ma आएगा। मैंने आपको कहा था अगर ये बॉडी पूरी का पूरा सिस्टम स्टेशनरी होता जैसा कि यहां था, तो r माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाता, 0 हो जाता गाइस। क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन अब यहां पर ये सिस्टम आपका स्टेबल नहीं है, ये मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो मोशन के लिए फोर्स जो होगा वो ma होगा। लेकिन दोबारा से यहां पर फोकस करें,
क्योंकि आपको क्या बोल रखा है, v कांस्टेंट है, यहां पर v कांस्टेंट है, तो इस बॉडी में जनरेट एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। इस पूरे सिस्टम में जनरेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो फिर से आप देखेंगे कि r माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो होगा, और आपके r की वैल्यू दोबारा से आपको क्या मिलेगी, mg ही मिलेगी। मतलब इस केस में भी एपेरेंट वेट पर्सन का जो होता है वो एक्चुअल वेट के इक्वल ही होता है, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब। इज इट क्लियर? अगर लिफ्ट क्या कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तब भी आपका जो एपेरेंट वेट होगा गाइस वो एक्चुअल वेट के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, नेक्स्ट केस। चलिए, ये आपका फर्स्ट केस था और हमने इसको ब्लैक से लिखा है, कोई बात नहीं। ये आपका सेकंड केस था। थर्ड केस देखते हैं इसमें। व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड with constant acceleration, लिफ्ट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होगा। देखिए, ये आपकी लिफ्ट है, सपोज ये पर्सन है, इस तरह से नीचे वेट लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है r, और ये ऊपर जा रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो यहां पर जब आप नेट फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं सिस्टम के लिए, नेट फोर्स, तो क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू ए। जहां पर ये a कौन सा का एक्सेलरेशन है, ये वाला, जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बोलिए, बात समझ में आई? तो r माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम ए। यहां पर r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसको इसी डायरेक्शन में लिखें, ठीक रहेगा। यहां पर r की वैल्यू अगर देखें तो r की वैल्यू यहां पर मिलती है गाइस आपको एम ए प्लस एम जी, माने r हो जाएगा आपका एम ए प्लस जी। अब देखिए यहां पर जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है आपको, मतलब जो वेइंग मशीन रिएक्शन मेजर करेगी ना, वो mg नहीं होगा, वो होगा mg प्लस ए। वो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, mg प्लस ए। इज इट क्लियर? ये रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा mg प्लस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर g में a कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो अब यहां पर आपका एक्चुअल वेट जो होगा, सॉरी एपेरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट के इक्वल ही मिलेगा, वो एक्चुअल वेट के इक्वल ही मिलता है। एपेरेंट वेट यहां पर किसके, सॉरी अपेरेंट वेट जो होगा गाइस वो एक्चुअल वेट से बड़ा होगा बेटा, इक्वल नहीं होगा। एक्चुअल वेट तो आपका mg हो गया, बट यहां पर इस केस में आपका एपेरेंट वेट क्या हो रहा है, ma प्लस जी। a प्लस जी मतलब इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो एपेरेंट वेट जो होगा यहां पर वो एक्चुअल वेट से आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इक्वल वाले केसेस तो हम कर चुके हैं, यहां पर ये वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस का विशेष तौर पर ध्यान रखें, स्पेशली क्लियर, यहां पर एक्चुअल वेट ज्यादा होगा। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से अगर मैं इसका फोर्थ, ठीक है, केस लूं, व्हेन लिफ्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, lift moves in downward direction with constant acceleration। लिफ्ट क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन अब कैसे, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्या केस हो जाएगा, देखिए, ठीक है, शायद कुछ समझ आ रहा होगा आपको। ये पर्सन है, इसका वेट कहां लग रहा है, mg नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की तरफ। मतलब ऑब्जेक्ट आपका जो पूरा सिस्टम है वो कहां जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब अगर
अब हम इसके लिए नेट फोर्स की इक्वेशन बनाएं। क्या बनाएं? नेट फोर्स की इक्वेशन बनाएं। तो ये बनती है mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। क्या यही बनती है गाइस? mg माइनस आर इक्वल्स टू एम ए। और यहां पर अगर r की वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा mg माइनस एम ए। आर मिल जाएगा mg माइनस एम ए। mg माइनस एम ए का मतलब क्या हो गया? mg माइनस एम ए का मतलब हो गया कि r की वैल्यू मिलेगी आपको mg माइनस ए। मतलब एक्चुअल वेट से कुछ मास फोर्स कम हो रहा है, एक्चुअल फोर्स से कुछ फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। g माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? g माइनस ए का मतलब अब हो जाएगा आपके पास के यहां इस केस में एपरेंट वेट कम होगा एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट क्या होगा? कम आएगा एक्चुअल वेट से। इज इट क्लियर? एपरेंट वेट क्या होगा गाइस? कम होगा एक्चुअल वेट से। क्लियर? एक लास्ट और इसी में हम पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन लिफ्ट परफॉर्म्स फ्री फॉल। लिफ्ट कैसे परफॉर्म करे? फ्री फॉल परफॉर्म करे। कैसा परफॉर्म करे? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया? फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया गाइस? फ्री फॉल का मतलब हो गया कि ये आपकी लिफ्ट है, पर्सन यहां पर स्टैंडिंग है, और लिफ्ट फ्री फॉल का तो मतलब क्या हो गया? नीचे आएगी लिफ्ट, ऊपर तो नहीं जाएगी ना फ्री फॉल में। फ्री फॉल में लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी, फिर कहां आएगी? नीचे। और नीचे किस एक्सेलरेशन से आएगी? जी एक्सेलरेशन से ही आएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही आएगी। तो जब ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो यहां पर देखिए क्या सीन होगा। mg तो अभी भी नीचे ही लग रहा है और इसका r ऊपर। नेट फोर्स की अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। क्लियर? बट यहां पर a की जगह आपको क्या पुट करना है? अब आपको यहां पुट करना है m इंटू जी। देख लीजिए, तो यहां से r क्या हो जाएगा गाइस? mg माइनस mg, जो कि पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। r की वैल्यू क्या मिली? जीरो मिली। इसका मतलब वेइंग मशीन इस केस में, फ्री फॉल के केस में क्या ऑब्जर्व करेगी? जीरो ऑब्जर्व करेगी। जीरो ऑब्जर्व करने का मतलब यहां पर आपको वेट लेस कंडीशन अचीव हो जाएगी। यहां पर पर्सन का जो वेट होगा वो कैसा होगा? वेट लेस कंडीशन, वेटलेस। ठीक है? यहां पर पर्सन का वेट कैसा हो जाएगा? वेट लेस हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहां पर आपकी वेइंग मशीन कोई भी रिएक्शन फोर्स मेजर नहीं करेगी। किस केस में? जब आपकी लिफ्ट क्या परफॉर्म कर रही हो? फ्री फॉल परफॉर्म कर रही हो, फ्रीली क्या हो रही हो? फॉल हो रही हो। इज इट क्लियर? तो गाइज ये हो जाएंगे देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस और एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट के केसेस। क्लियर? इसी तरह से हम कुछ और एप्लीकेशंस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लियर? आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए ठीक है, बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।